कैसे हो आप लोग। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 10 के भौतिकी। जो साइंस का में आपको 3 बुक पढ़ने होते हैं। एक तो आपको भौतिकी पढ़ना होता है, एक होता है रसायन विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, जिसको विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पे भौतिकी का सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपको 30 दिया जाएगा, MBBI क्वेश्चन, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर कहा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर होगा। ये मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए होगा। भौतिकी के क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्टिव में होता है, जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर 30 क्वेश्चन देखते हो तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा। 1 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत विभव क्या है, उसका SI मात्रक लिखे। यानी कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव का डिफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है, साथ में इसका SI मात्रक लिखना है। क्या लिखना है? इसका SI मात्रक लिखना है। ये क्वेश्चन 2013, 2022, 2023 के एग्जाम में पूछा था कि विद्युत विभव क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। विद्युत विभव एक समझिएगा, विद्युत विभव एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, विद्युत विभव कहलाता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से यानी कि इन्फिनिटी से, अनंत मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनाइट, यानी कि अनंत से धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, किया गया वर्क है, उसी को विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि विद्युत विभव एक इकाई धनावेश को, यानी कि एक इकाई छोटा सा धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, तो एक धनावेश यानी कि इकाई धनावेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो याद रखना कि अनंत से इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। और ये क्वेश्चन 13, 22, 23 के एग्जाम में, VSB के मैट्रिक एग्जाम में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताइए। देखिए प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा, जिसको प्रत्यावर्ती धारा का इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, दिष्ट धारा का इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहा जाता है। तो आपको अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, जिसको हम शॉर्ट में प्रत्यावर्ती धारा के AC करंट कहते हैं और दिष्ट धारा को DC करंट कहते हैं, ठीक है। तो AC करंट और DC करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में दिष्ट धारा में अंतर बताना है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। यानी कि प्रत्यावर्ती जो धारा होता है, जिसमें धारा का मान और दिशा का मान समय के साथ चेंज होता है, समय के साथ बदलता है। लेकिन दिष्ट धारा में क्या होता है? जबकि दिष्ट धारा में धारा और मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा में एक ही दिशा में बहती है। समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता है, जबकि दिष्ट धारा में केवल धारा का मान बदलता है, केवल धारा का मान बदलता है, इसमें समय का मान नहीं बदलता, केवल धारा का मान बदलता है। अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में चलता है, यानी कि दिष्ट धारा एक ही दिशा में चलता है, केवल इसमें धारा का मान बदलता है, समय की दिशा नहीं बदलता, समय नहीं बदलता है। लेकिन आपको प्रत्यावर्ती धारा में समय और धारा दोनों बदल जाता है समय के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है? केवल धारा बदलता है, अतः दिष्ट धारा में दिशा जो होता है नहीं बदलता, एक ही दिशा में चलता है। तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा में इसमें क्या होता है? आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा में कठिनाइयाँ होती है। प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घर तक जो लाइट पहुंचा है वायर के द्वारा, तार के द्वारा, वो बस के लिए प्रत्यावर्ती धारा है। और जो हम लोग बैटरी के माध्यम से उत्पन्न करते हैं वो बस के लिए दिष्ट धारा होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करना आसान होता है, जबकि दिष्ट धारा को उत्पन्न करना कठिनाइयाँ होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से DC में बदला जा सकता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से DC करंट में बदला जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा को AC में बदलने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को इजी से हम DC में बदल सकते हैं, लेकिन जबकि दिष्ट धारा यानी कि अल्टरनेटिव यानी कि AC करंट को DC में चेंज करना बहुत ईजी है।
क्योंकि हम चार्ज कर देंगे। लेकिन जबकि आप दिश धारा को एसी में बदलने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ, जैसे कि बैटरी को हम लोग डीसी बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। वो बैटरी क्या है, डीसी करंट है, यानी कि डायरेक्ट करंट है, दिश धारा है। अगर उसको हम प्रत्यावर्ती में चेंज करेंगे तो उसको एसी बनाएंगे, तो उसमें के लिए भी हमको क्या चाहिए, इन्वर्टर चाहिए। तो इन्वर्टर का उपयोग करके हम लोग जिसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होता है। तो वही कहता है जबकि दिश धारा में एसी बदलने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। ये भी ईएसवी के 2020 और 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर जो क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में देखने को मिला था। तो अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार से लंबवत, परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाए कि यदि, समझिए देखिए यहाँ पे डिफिनेशन जो लिखा है, आप क्या कीजिए, बाएं हाथ के क्या कहा, दाएं हाथ जो दाहिना हाथ है, दाएं हाथ की अंगूठा समझ रहे हैं, मध्यमा यानी कि बीच वाला उंगली समझ रहे, तर्जनी, मध्यमा और जो आपको 5 अंगुलियां होता है, समझिए 5 अंगुलियां होता है, अंगूठा और मध्यमा का बीच जो उंगली है तो उसको तर्जनी बोलते हैं। तो अंगूठा और मध्यमा और तर्जनी को इस प्रकार से फैलाए कि अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैले, यानी कि तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा इस प्रकार से फैले कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो। तीनों एक दूसरे पर, अंगूठा इस प्रकार से, तर्जनी इस प्रकार से और मध्यमा इस प्रकार से, यानी कि तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाता हो। फिगर भी लगा देना चाहिए, मुझे नहीं लगा पाया है, कोई बात नहीं, आपको समझा रहा हूँ। अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाए कि, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर फैलाए कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा गति की दिशा को यहाँ पे व्यक्त करते हैं, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को यहाँ पे व्यक्त करते हैं, यहाँ व्यक्त करेंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे सीधा कहा, जो तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा होता है गति की दिशा को, और मध्यमा जो होता है विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। ये क्वेश्चन 19 और 22 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत बल में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। सो विद्युत बल हमारे पास जो यूज होता है उसमें निष्क्रिय गैस को क्यों भरा जाता है, अक्रिय गैस को क्यों भरा जाता है। देखिए विद्युत बल कांच का बना होता है, ये आपको सबको पता है कि विद्युत जो बल होता है कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन का तार का बना तंतु फिलामेंट, जिसको फिलामेंट कहते हैं, वो लगा होता है। जो विद्युत बल होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है, टंगस्टन का तार का उपयोग किया जाता है। बल्ब के अंदर की हवा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में ही फिलामेंट में धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होने पर यह क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा, माने टूट जाएगा। यानी कि समझिए जो फिलामेंट होता है, जो सबसे पहले बल्ब जो होता है वो क्या कांच का बना होता है, बल्ब कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन का तार यूज होता है, टंगस्टन का तंतु फिलामेंट जो होता है यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। बल्ब के अंदर से हवा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, क्या जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में अगर फिलामेंट में धारा प्रवाहित हो जाएगी, अगर उसमें से हवा निकाला नहीं जाएगा और उसमें लाइट प्रवाहित कर देंगे, उसमें करंट प्रवाहित कर दी जाए, तो गर्म होने पर, जब वो गर्म होगा फिलामेंट, जो टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ है, गर्म होने पर क्या होगा, वो ऑक्सीकृत होकर अभिक्रिया कर लेगा और भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा तथा चूर चूर हो जाएगा। भंगुर मतलब वो टुकड़ा टुकड़ा में बट जाएगा। इसलिए निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट क्या करता है, टंगस्टन का फिलामेंट यहाँ पे वाष्पशील नहीं होता है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, वाष्पशील नहीं हो पाता है, नहीं होते एवं क्या होता है, निरंतर बल्ब से प्रकाश को प्राप्त, यानी कि प्रकाश से प्राप्त होता रहता है। वो क्या होता है, जब वहाँ पे निष्क्रिय गैस भरा रहेगा तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, वो वाष्पशील नहीं होता है, वो नियंत्रण मतलब लगातार प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है। इसीलिए बल्ब में क्या होता है, निष्क्रिय गैस को भरा जाता है।
ये क्वेश्चन बीएससीबी के 2015 और 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के दो उपयोग बताइए। तो उत्तल लेंस का दो उपयोग क्या है, तो आप देखिए नेत्र लेंस नेत्र की दूरदृष्टि दोष को सुधारने में किया जाता है। उत्तल लेंस को हम लोग दूरदृष्टि दोष का उपयोग करके हम उपयोग में लाते हैं उत्तल लेंस को। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो पेपर होता है उसका छोटा छोटा जो अक्षर होता है उसको पढ़ने में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, या नेत्र के दूरदृष्टि दोष को उपयोग दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन बीएससीबी के 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो 2011, 2016, 18, 20, 21, 22, 23 के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि 7 बार एग्जाम में पूछ रखा है कि यहाँ पे दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता उसके लिए कहा जाता है कि उसे दृष्टि दोष है। अगर उसका प्रतिबिंब होता है वह नेत्र पर रेटिना पर नहीं बन पाता, या तो उससे आगे बन जाता है या उससे पीछे बन जाता है, तो उससे कहा जाता है कि उसके पास दृष्टि दोष हो गया है। उसके नयन में, आंख में जो नेत्र होता है उसमें कोई दोष उत्पन्न हो गया है। वही कहा जिन व्यक्ति के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता तो उसके लिए कहा जाता है कि उसे दृष्टि दोष हो गया है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो निकट दृष्टि दोष, सेकेंड होता है दूरदृष्टि दोष जिसको हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, थर्ड होता है अबिंदुकता और फोर्थ होता है जरा दृष्टि दोष। ये बेसिकली 4 प्रकार का दृष्टि दोष होती है। तो समझ गए दृष्टि दोष क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। सबका डिफिनीशन के साथ लिखिएगा, 5 मार्क्स मिलेगा जो आपको एग्जाम में पूछता है। ये देखो 7 बार एग्जाम में पूछ रखा है बिहार बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो तारा होता है वो क्यों टिमटिमाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो तारे बहुत दूर है। देखिए तारा जो हमारी आंखों से काफी दूर है, जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट है। इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत से निकट है। तारे से आने वाली प्रकाश का पथ, जो तारा से जो आने वाला जो प्रकाश होता है उसका जो पथ होता है, रास्ता होता है, पथ थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। क्यों थोड़ा थोड़ा, क्या होता है उसमें चेंजिंग होता है, बदल जाता है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित हो जाता है। क्या जो तारा का जो आभासी रास्ता है वो विचलन होने लगता है, इधर उधर होने लगता है, ठीक है। तथा आंखों में प्रकाश आने वाले तारे के जो प्रकाश की मात्रा है झिलमिलाती रहती है, यानी कि झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाती प्रतीत होती है। समझे कि नहीं। जो क्वेश्चन कहा गया तारे बहुत दूर है, जो तारा हमारे हैं आंख से काफी दूर है, ठीक है। इसलिए प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट है, जो प्रकाश के बिंदु स्रोत उसके निकट है। तारे से आने वाली प्रकाश का पथ थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, जो आता है वहां से प्रकाश थोड़ा थोड़ा बदल जाता है कि काफी दूर है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित हो जाती है या होती रहती है। जो आभासी स्थिति है वो बदलती रहती है, तथा आंखों में प्रकाश आने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाती दिखाई पड़ती है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है, एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर की परिभाषा क्या है, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसे उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाएगी या कही जाती है। यह क्वेश्चन जो कहा गया कि किसी चालक, क्या कहा, किसी चालक, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश को प्रभावित करता है, क्या कहा, 1 सेकेंड में 1 कूलम को आवेश को प्रभावित करता है या प्रवाहित करता है, तो उस काट से पार करने में या पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, जो शक्ति है, पावर है, उसको 1 एम्पियर कही जाती है। यह क्वेश्चन बीएससीबी के 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में आपको बेल आइकन दबाना है, और ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ नोट्स को परचेस कर सकते हैं बहुत चीप प्राइस में। 299 में आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टेंस का ऑल सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। यह बीएससीबी के 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। सॉरी, यह 2 क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, दोस्तों में जरूर शेयर करना। यह क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहा जाता है? देखिए, प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है, जो प्रकाश की किरण है जब वो उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वह क्या होता है, अपवर्तित होकर एक ही बिंदु पर मिलती है। समझिए, वो अपवर्तन के बाद जब वो आपतित होती है प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर, तो वही कहा प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तित होकर एक ही बिंदु पर मिलती है। क्या होती है? एक ही बिंदु पर मिलती है, अर्थात एक ही बिंदु पर अपसारित होती है, यानी कि वह एक ही बिंदु पर अपसारित होती है। इसी कारण से उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन है कि जब भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर आपतित होती है यानी कि आती है तो वह क्या होता है, अपवर्तित होकर एक ही बिंदु पर मिलती है। अपवर्तन के बाद वो एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर मिलती है, अर्थात एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है। इसी कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बीएससी के 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। इस क्वेश्चन से पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का, देखिए यहाँ पे ऑफर में 399 लिखा गया है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मात्र 299, ऑफर में ही ऑफर 299 लिखा गया, 399 टोटल होता है 750, लेकिन मात्र 299 में ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, नीचे नंबर दिख रहा है। 299 में आपको ऑल सब्जेक्ट 10th का प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत सब होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा, ठीक है। आप ले सकते 299 में, आपके लिए ऑफर है। चलो, ऑफर चल रहा है, लेने का प्रयास करना। 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है किन कारक पर निर्भर करता है, यह क्वेश्चन है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहले चालक की लंबाई पे, सेकेंड है चालक के अनुप्रस्थ जो काट होता है अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, थर्ड होता है चालक की प्रतिरोधकता पर। सबसे पहले चालक की लंबाई क्या उस पर निर्भर करेगा, सेकेंड है चालक की क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, थर्ड है चालक की प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस क्या उस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन 2020 और 2023 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो टोटल क्वेश्चन 10 थे। इस प्रकार से आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टोटल साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथ्स क्लासेस चलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।